दोस्तों, हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन जेल प्रहरी और फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में इस बार एक पोस्ट अलग से आप लोगों को दिखी है, क्षेत्र रक्षक की। तो इस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी बहुत तसल्ली से और डिटेल में बताई जाएगी, जिसमें आपका ये जो कंफ्यूजन होगा कि आप लोगों को क्षेत्र रक्षक के लिए क्या करना है, वो भी कंफ्यूजन आपका क्लियर किया जाएगा। तो आप जुड़े रहना, आपको कहां से फॉर्म भरना है और कहां से नहीं भरना है। खास तौर से एसटी वाले स्टूडेंट्स जिनने पिछली बार कुछ गलतियां की थी फॉरेस्ट का फॉर्म भरने में, वो इस बार ये गलती ना करें। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे क्या करना है, किन जिलों से सावधान रहना है, वो आपको यहां पर समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, नोटिफिकेशन में जो भी जरूरी जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हाँ, आपकी सैलरी का ये है, सैलरी आपको ब्रेक करके 60, 70%, 80%, 90%, 100% इस तरह से ब्रेक करके आपको सैलरी दी जाएगी। और जो बेसिक सैलरी आपकी बनती है 6200 से 19500 वाले जो स्लॉट रहता है सैलरी का, ग्रेड पे का, उसमें आपको सैलरी मिलेगी 17,000 कुछ रुपए, 500 रुपए के आसपास बेसिक बनता है आपका कटने के बाद। और जो आपको 14,000 के आसपास मिलेगा। तो सैलरी का यहां डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी मुद्दा नहीं है। आप सोचो आपने कहां कहां पर एग्री नहीं हुए। आप जब आर्मी की वैकेंसी, पूरी आर्मी की जो जॉब है, लंबी जॉब 10 साल कम से कम रखते थे वहां पर, उसके बाद आपका ऐच्छिक रिटायरमेंट होता था 35 की एज तक। लेकिन यहां पर 4 साल में भी उतना ही उत्साह है, बच्चे 4 साल की जॉब के लिए 4 साल तैयारी करके जा रहे हैं। अगर आप सोचो यहां पर आपको वन रक्षक और जेल प्रहरी में अभी जो 14,000 मिल रहे हैं 70% पे, क्या 9,000 मिलेंगे तो आप फॉर्म नहीं भरोगे? आप तब भी भरोगे। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी रखकर सैलरी के पीछे नहीं ज्यादा जाना, और कमेंट्स में सैलरी पूछने से थोड़ा सा बचना कि सैलरी कितनी भी हो आप लोगों को फॉर्म भरना ही है। अब हम चलते हैं जो जरूरी और खास जानकारी है वहां पर। सबसे पहले डेट्स हम देखें, डेट्स के बारे में क्या है। ये जो वैकेंसी है ये 2022 में आई है, लेकिन ये वैकेंसी है 2023 की, इसलिए यहां पर 2022 और 23 लिखा हुआ है। और स्टार्ट कब होगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 20 जनवरी को 2023 में, और एंड हो जाएगा ये 3 फरवरी को। यहां पर डेट्स भी ज्यादा नहीं दी है, और जहां तक है ये एक्सटेंड भी हो जाएगा, फॉर्म भरने को सफिशिएंट टाइम मिलेगा। देन उसके बाद ये करेक्शन का, अमेंडमेंट्स का डेट दिया है, फॉर्म भरने का पैसा दिया है, ज्यादा मतलब नहीं है। और इंपॉर्टेंट आपके लिए डेट है 11 मई। 11 मई को आपका एग्जाम लिया जाएगा, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम रहेगा। एग्जाम की क्या कहानी रहेगी, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो एग्जाम शिफ्ट से कोई मतलब नहीं यहां पर। अब हम चलेंगे वैकेंसीज की तरफ, वन रक्षक और वन क्षेत्र रक्षक। पहले इनमें आपको डिफरेंस समझा दें क्या होता है। इंडिया में जो फॉरेस्ट्री है, लगभग फॉरेस्ट में 13 से 14 ब्रांचेस रहती हैं। डिपार्टमेंट के अंदर भी ब्रांचेस रहती हैं। जैसे जनरल जब फॉरेस्ट की वैकेंसी आती है, वन रक्षक की जब वैकेंसी आती है, तो वहां पर हमें वैकेंसी वन रक्षक की आती है, लेकिन 2 डिपार्टमेंट, यहां से 2 डिपार्टमेंट में स्टूडेंट जाते हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है जंगल या सामान्य जिसको कहा जाता है, और दूसरा डिपार्टमेंट होता है रिसर्च डिपार्टमेंट। ये रिसर्च में भेजा जाता है। टॉप स्टूडेंट्स को यहां पर डाल दिया जाता है इसके रिजल्ट्स में से, बाकी को सामान्य में। और वहां आपसे नहीं पूछा जाता आप प्रेफरेंस क्या रखेंगे, कहां पर आप जाना चाहेंगे। लेकिन यहां पर डाला है क्षेत्र रक्षक कार्यपालिका। ये क्षेत्र रक्षक क्या है, जेल विभाग की अलग से है 200 के आसपास, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो डिटेल नीचे है। पहले इनके बारे में बात करते हैं, इन दोनों पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इन दोनों पोस्ट में आपको क्या प्रेफर करना है, आपको प्रेफर करना है क्षेत्र रक्षक। आखिर ये क्षेत्र रक्षक कौन होता है? क्षेत्र रक्षक होता है जो वन विकास निगम है। वन विकास निगम की स्थापना की जाती है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग का कंसेप्ट होता है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो जॉइंट रहता है। जॉइंट मतलब किसका होगा, वो गवर्नमेंट का होता है।
और लगाने वाले होते हैं उसको प्राइवेट कंपनीज, एनजीओज वगैरह जो लीज पर फॉरेस्ट को लेते हैं। वो 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर इस तरह से फॉरेस्ट को लीज पर लेते हैं। जनरली कहां देखने को मिलता है? खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, सीहोर, होशंगाबाद, ये आसपास, रीवा, जबलपुर, मंडला, यहां आसपास के रीजन में फॉरेस्ट लीज पर दिए जाते हैं। मैनेजमेंट गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट के लिए कौन जाएगा? तो निचले स्तर पर जो सबसे छोटा गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो बीट का प्रमुख होता है, वो होता है फॉरेस्ट गार्ड, जिसे यहां पर वन विकास निगम में बोला जाता है क्षेत्र रक्षक। ये अच्छी क्यों मानी जाती है? अब देखो गाइज, वन रक्षक काम करेगा किसमें? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी सामान्य और रिसर्च में काम करेगा। तो इनके पास जो काम रहता है वो थोड़ा सा सीमित रहता है। लेकिन जहां पर प्राइवेट फर्म शामिल है, जो लीज पर लिया गया है, वहां पर जो काम होता है वो बहुत तेजी में होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, काम का अमाउंट ज्यादा होता है। और जहां काम होता है वहां आप समझते हैं क्या क्या होता है, वहां सब कुछ होता है। इसलिए आपको अगर काम करना है और आप एक्स्ट्रा चीजें सोच रहे हैं, तो क्षेत्र रक्षक एक अच्छी जगह है जहां पर जाके आप सीख भी सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा होगा, सारी चीजें यहां पर वही होंगी, पोस्ट वही है, यहां वन रक्षक है, यहां क्षेत्र रक्षक है। इससे पहले क्यों नहीं दिखती थी? इससे पहले इसलिए नहीं दिखती थी, जैसे अभी हमने बात की कि वन रक्षक की जो भर्ती होती थी ये सामान्य में जाते थे और रिसर्च में जाते थे। क्योंकि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट नया कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, जो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था प्रॉफिट शेयरिंग का। तो यहां पर इसका जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी तक ये होता था, जो वन रक्षक होते थे उनको प्रतिनियुक्ति पर क्षेत्र रक्षक के तौर पर वन विकास निगम में भेजा जाता था। तो ये दोनों पोस्ट उम्मीद है आपको क्लियर होंगी। आप क्षेत्र रक्षक पहले भरेंगे, देन उसके बाद वन रक्षक आपसे पूछा जाता है तो। और यहां रिसर्च और सामान्य में, जहां पर रिसर्च में नर्सरी वगैरह में पहुंचाया जाता है और सामान्य में जंगल में भेजा जाता है, जो बीट का प्रभारी बनाया जाता है। हाँ, इन तीनों पोस्ट में डिफरेंस ये होगा, ये लिया जाता है डी ग्रेड पर और ये दोनों आते हैं सी ग्रेड में। फॉरेस्ट आएगा सी ग्रेड में, यहां पर आपको ब्लैक शू और बेल्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लेकिन यहां पर रहते हैं ब्राउन। जो पुलिस में एसआई और एएसआई के पास रहते हैं, ब्राउन शूज रहते हैं, ब्राउन बेल्ट रहता है, वैसा इनके पास रहता है, ये डी ग्रेड में रहता है। सैलरी सेम, सारी चीजें वही रहती हैं। यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी चेंज हो जाती है। यहां मांगा जाता है 12th क्लास और यहां मांगा जाता है 10th क्लास। ओल्ड पैटर्न में हायर सेकेंडरी यहां मांगा जाता है जेल विभाग में। इसको डी में रखते हैं, इसलिए यहां 10th रखते हैं और बाकी इन पे 12th रखते हैं। तो ये चीजें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से अब ये क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सैलरी वही रहती है 70%, 80%, 90%, 100%। हाँ, जो परिवीक्षा अवधि पहले 2 साल की हुआ करती थी, जो प्रोविजन पीरियड था पहले 2 साल का हुआ करता था, लेकिन अब वो प्रोविजन पीरियड 3 साल का हो गया है। तो 3 साल आपको परिवीक्षा पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। अब चलते हैं आपके लिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो देखते हैं अपन क्या है। इंपॉर्टेंट जानकारी में हाँ, ये रिजर्वेशन का है। रिजर्वेशन के बाद आपके लिए खास जानकारी आ जाएगी, ये ब्रेक है वैकेंसीज का, किस तरह से वैकेंसीज दी गई है। इन वैकेंसीज में आप देखें भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और संविदा को भी शामिल कर लिया है, जिसमें ये समझाया गया है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 20% रखा गया है, 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पहले से जो लोग हैं डिपार्टमेंट में या संविदा पर उनके लिए रखा गया है। ये 110, 47, 75, 85 और 37। यदि ये इनसे नहीं भर पाते हैं, कैटेगरी में संविदा वालों से नहीं भर पाते हैं, वो पास नहीं हो पाते हैं, तो उनको शिफ्ट किया जाएगा रोस्टर लगा के सीधे सीधे इनके ही ओपन में। हाँ, एक और बात,
फॉरेस्ट में गर्ल्स के लिए वैकेंसी अब नहीं होती है। पिछली वैकेंसी से वन रक्षक में गर्ल्स को हटा दिया गया है। इवन जो रेंजर रहते हैं और एसीएफ, वहां पर भी गर्ल्स का रिजर्वेशन नहीं रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो यहां पर गर्ल्स नहीं है, देखेंगे आप कोई भी गर्ल्स नहीं दिख रही। तो यहां से यहां पर रोस्टर लगेगा, अगर इससे नहीं भरेंगे तो वो यहां चले जाएंगे। ये तो थी इसकी रोस्टर की बात। यहां पर फिर है बहुत ध्यान देने वाली बात जो बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। ये 20% हॉरिजॉन्टल की बात हो जाती है। अब हम बात करें खास जनजातियों की, विशेष पिछड़ी जनजातियों को लेकर। विशेष पिछड़ी जनजातियों को लेकर, हां, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों को लेकर आप लोगों को ध्यान रखना है। जिन लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा होगा उनके साथ क्या इशू हुआ होगा एसटी में, अनुसूचित जनजाति में, क्योंकि यहां मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, सहरिया और भारिया इन तीनों को बोला गया है कि आप क्या करें, न्यूनतम अर्हता अगर रखते हैं तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है यदि आप इनके जिलों के साथ में आते हैं। एसटी में श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में सहरिया हैं, वो सीधे फॉर्म भर के एसटी की जो वैकेंसी है उसको एक्वायर करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। तो यदि आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं और एसटी से भर रहे हैं तो आप अपनी रिस्क पर रहेंगे। यदि 10 वैकेंसी है किसी जिले में और 10 सहरिया ने फॉर्म उस जिले से भर दिया तो वो पहले उन्हीं को दी जाएगी, आप बस वर्चुअली पेपर में बैठेंगे। ये बात क्लियर होना चाहिए। उन्होंने क्लियर किया है यदि वो न्यूनतम अर्हता रखते हैं, पास होते हैं, फॉर्म भरा है, वो बस पास होते हैं, न्यूनतम अर्हता में पास होना रहेगा। न्यूनतम अर्हता अगर वो रहे तो उनको क्या किया जाएगा, उसे अच्छा भर्ती प्रोसेस में भी नहीं जाना है, सिर्फ एलिजिबल ही होना है, उनको फॉर्म भरना है बस। 10th 12th हो वो फॉर्म भरा और वो पास हो जाएंगे। तो आप इन जिलों में ध्यान रखेंगे। फिर आता है बैगा के लिए मंडला, डिंडोरी, शहडोल और उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर, इन जिलों वाले भी ध्यान रखना एसटी से भरने में, बैगाओं का। और फिर उसके बाद आते हैं भारिया। भारिया कहां पर है, पातालकोट, छिंदवाड़ा और उसके पास में सिवनी, छिंदवाड़ा और सिवनी, इन जिलों में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो सके कोशिश करना बचने की, क्योंकि अब एजुकेशन का थोड़ा सा विस्तार होते जा रहा है और इतने लोग मिल जाते हैं जितनी वैकेंसी है अभी, तो इनसे आप बचकर रहेंगे। जो आपको सामने जो हमारा पोस्टर है उसमें लिखा भी गया है एसटी वाले किन जिलों का ध्यान रखें, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आप इनका फायदा उठाएं, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, राज्य को आगे बढ़ाएं। ये बस इतना बताया गया है। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय, 3 जो विशेष पिछड़ी हैं, वैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, वो किसके अगेंस्ट में फॉर्म डालेंगे, अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के लिए। एसटी में जो रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए फॉर्म डालेंगे, यहां पे क्लियर किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये जो पिक्चर है ये आराम से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलेंगे हम आगे और देखते हैं क्या है समझने वाली बात। बाकी रिजर्वेशन का आपको पता है पूरा, जो सीट्स दी हैं वो सीट्स रखी गई हैं। एज का मध्य प्रदेश या भारत या नेपाल के मूल निवासी यहां आकर फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एज 18 से 33 होनी चाहिए, न्यूनतम 18 अधिकतम 33 होनी चाहिए यहां पर। और एज रिलैक्सेशन में ज्यादा से ज्यादा 5 साल की छूट दी जाएगी मध्य प्रदेश की जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अगर ये नगर निगम वगैरह के भी कर्मचारियों को लिया है इसमें ऑब्लिक करके, यहाँ जहां तक है इनके लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है, छूट दी जाती है। अब यहां पर देखो गर्ल्स नहीं रखा है, ध्यान रखना गर्ल्स नहीं रखा है, गर्ल्स को छूट दी जाती है, स्टेट की हूं लेकिन नहीं रखा है यहां पर। अब आगे चलेंगे हम एज रिलैक्सेशन के बाद, और हमारे लिए खास क्या, परीक्षा प्रक्रिया वगैरह ठीक है। शारीरिक मानदंड पर हम चलेंगे। शारीरिक मानदंड में हाइट मेल की, पुरुष की अगर हाइट की बात की जाएगी तो 163 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट होनी चाहिए। देन उसके बाद चेस्ट अगर देखा जाएगा 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, साथ में 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, मतलब मिनिमम कहां पर जाएगा, मिनिमम जाएगा आपका 79 to 84, ये मिनिमम रहेगा। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखना, ये मिनिमम है मध्य प्रदेश में जो दक्षिण पूर्व में जिले हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो मार्क किए गए नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यदि कोई कैंडिडेट वहां से बिलोंग करता है तो उनको यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है, इसको कम करके किया गया है 74 to 79, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उनको दिया गया है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसे आप नीचे आगे देखेंगे आपको वो मिल जाएगा। हाँ, बिना फुलाए 74 और फुलाने के पश्चात 79, ये मेंशन किया है यहां पर, ये रिलैक्सेशन दिया गया है। और कोई रिलैक्सेशन है? हाँ, रिलैक्सेशन है। जो 163 है ये एससी और एसटी में कम करके इसको रखा गया है 152 सेंटीमीटर। अब यहां पे महिलाओं के लिए भी दे दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, लेकिन जितना हमें जानकारी है महिलाओं के लिए इसमें पोस्ट नहीं रखी जाती। क्षेत्र रक्षक में रखी हो तो एक बार उसको चेक कर सकते हैं आप। जहां तक है पुरुष और महिला जैसा इसमें कुछ भी नहीं रखा है। यहां महिलाओं के लिए रखा है 150 सेंटीमीटर, चेस्ट का कोई यहां पर वो नहीं होता। और रिलैक्सेशन कितना है, एससी एसटी में ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का यहां रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये तो बात थी फिजिकल फिटनेस की। रिलैक्सेशन ये समझा दिया गया है, ये रिलैक्सेशन वगैरह की कहानी है। अब चले हम आगे, और क्या आपको पता होना चाहिए? हाँ, पैदल चाल। पैदल चाल के बारे में क्या है? पैदल चाल का है 4 घंटे में बॉयज के लिए 25 किलोमीटर रखा गया है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। ये इस तरह से लिया जाता है, 25 किलोमीटर में से आधा मतलब 12.5 किलोमीटर ले जाया जाता है और वापस 12.5 किलोमीटर लाया जाता है, और ये आसानी से पूरा हो जाता है। अभी रिसेंट में आप देख रहे होंगे यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, 25 किलोमीटर रोज चलते हैं, तो आप एक दिन तो 25 किलोमीटर चल ही सकते हैं। तो ये आसानी से पूरी हो जाएगी आप लोगों की। महिलाओं के लिए 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर वापस आना। अब ये पुराने नियम के हिसाब से यहां पर डाला गया है। वैकेंसीज में आप देखेंगे वहां पर महिलाओं के लिए कोई भी रिलैक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो महिलाएं एक बार फॉर्म डालने से पहले चेक कर लेंगी, क्योंकि जितनी हमें जानकारी है महिलाओं को पिछली वैकेंसी से रोका गया था, और होगा हम कंफर्म करके आप लोगों को बता देंगे। ये हमें अभी तक तो ये क्लियर है। चलो देखते हैं आगे। ये महिलाओं का हो जाएगा, छूट वगैरह का नहीं है यहां पर। बाकी नियम वगैरह बता दिए गए हैं, दस्तावेज वगैरह ठीक है। जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज वगैरह है 18 से 33, ये आपके पूरा होना चाहिए 1 जनवरी 2023 को, भले नोटिफिकेशन कभी भी आया है। तो जिस ईयर में फॉर्म भर रहे हैं, जिस ईयर की वैकेंसी है, उस ईयर की पहली तारीख को चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, इसके बाद
ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दिया है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी कहानी दी है, आप इसको देख लेना और जिले के साथ में मैच करके ही फॉर्म भरना। जब फॉर्म भरने लगेंगे तो आपको वहां पर और सिंपल करके टेबल बनाकर, जिन जिलों में आपको बचने का कहा गया है वो एक अलग से टेबल बना के आपको वहां पर और समझा दिया जाएगा कि इनसे आप बचें, यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, वो कैटेगरी वाइज आपके लिए बना दिया जाएगा। तो अभी अपन इससे आगे बढ़ जाते हैं जानकारी में। हाँ, जो सहरिया, बैगा और भारिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये स्थान भी दिए गए। वन रक्षक की भर्ती के लिए रिक्त पदों हेतु मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के अभ्यर्थी ऑफलाइन यहां पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उनको ये ऑफलाइन सुविधा दी गई है। बाकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की व्यवस्था है। फिर राज्य वन विकास निगम, ठीक है, ये राज्य वन विकास निगम के रूल्स वगैरह यहां पर आ गए हैं। चयन मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड पंचभवन क्षेत्र रक्षक परीक्षा 2022, ये क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी के बारे में बता दिया है। क्षेत्र रक्षक कितना 19,500 और 62,000, 19,500 62,000, तो इसमें 6200 से लिया जाता है। ये 140 टोटल वैकेंसी है, बाकी आपको समझा दिया गया है सब कुछ। 10+2 पद्धति से क्या मांगा है इसमें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी और नई पद्धति से 10+2 में 10वीं, और 10+2 में 10वीं मांगा जाता है किसमें, अपने जेल प्रहरी में। ये बता दिया है, ये वैकेंसीज के बारे में बता दिया है। इनको कहीं भी जहां पर वन विकास निगम पे लीज पर फॉरेस्ट हैं वहां पर भेजा जाता है। ये रखा गया है 140, और ज्यादातर जो जिले हैं वो साउथ और ईस्ट में हैं, वो भी ब्रेक करके बताए होंगे टेबल में। यहां पर एज रिलैक्सेशन वगैरह लगभग सभी कुछ वैसे ही रखा गया, 18, 33 सब कुछ वही है, सारी वही कहानी है। फिर है आगे जेल प्रहरी, वही चाल वगैरह सब कुछ वही है, वही रिपीट हुआ है। ये जिलेवार बताया गया है, यहां फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं आदिम जाति के लिए। फिर है मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग, जेल विभाग की भी वही कहानी है, बस यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और संविदा कर्मी, जो पहले भी डिस्कस किया था आपसे 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर रखा है। यदि ये पद नहीं भरे जाते तो इनको वापस जो कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में वापस डाल दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल 200 वैकेंसी है, जिसमें से ज्यादातर ओपन में भी 77 के आसपास ओपन में रखी है, बाकी सभी रिजर्व है। तो जो नए कैंडिडेट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए, तो उनके लिए कितना है, टोटल 77 वैकेंसी है, बाकी रिजर्व है, आप इसे अपने में काउंट करके ना चलें। और कहानी में इसमें जो हाइट है, हाइट और फिजिकल है, वो यहां पर डिस्कस करने वाला है। हाइट यहां पर मांगी गई है 165, जो वहां पर कितनी थी 163। फिर यहां पर रिलैक्सेशन हाइट वगैरह में नहीं है, हाइट वगैरह में रिलैक्सेशन नहीं है। फीमेल के लिए कितना है 158 और सीना 83, बिना फुलाए और फुलाने के बाद 88। बाकी रिलैक्सेशन हाइट वगैरह में यहां पर नहीं दिया गया है, कैटेगरी में ऐसा मेंशन नहीं है। रिलैक्स और जो रिजर्वेशन है 27% ओबीसी को दिया है, 16% एससी को दिया है, 20% एसटी को दिया है और ईडब्ल्यूएस 10% दिया है। ये टोटल 73% के आसपास रिजर्वेशन बनता है। चलेंगे आगे। अब जो छूट है दृष्टि बाधित, कम दृष्टि वगैरह में जहां पर टॉलरेट किया जा सकता है वहां 1.5% के आसपास छूट दी गई है कि इतना अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो चल जाता है। बाकी फिजिकल हम देखें, फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल अपन यहीं देख लेते हैं, फिजिकल में क्या लिया है। फिजिकल में लिया है इनने 800 मीटर दौड़ और गोला फेंक, 2 इवेंट यहां पर फिजिकल में लिए हैं। 2 इवेंट्स में क्या रखा है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, वो देख लेते हैं। मेल को अगर देखेंगे 800 मीटर दौड़ का रखा गया है, 800 मीटर दौड़ और फिर उसके बाद गोला फेंक, गोला फेंक, और इसमें 3 कैटेगरी मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन 3 रखे गए हैं। 800 मीटर दौड़ में बॉयज को कितना टाइम दिया है,
बॉयज को टाइम दिया है 800 मीटर में 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड का टाइम दिया है। जो एसआई में दिया जाता है 2 मिनट 40 सेकेंड, कांस्टेबल में दिया जाता है 2 मिनट 45 सेकेंड और यहां दिया आपको 2 मिनट 50 सेकेंड। और वहीं पर गोला फेंक के बारे में अगर देखें तो गोला फेंक लिया है 20 फीट, 20 फीट आपको गोला फेंकना है 7.26 kg का। वहीं पर गर्ल्स के लिए ये जो 800 मीटर है इसके लिए टाइम लिया गया है 4 मिनट और एक्स सर्विसमैन को ये टाइम दिया गया है 3 मिनट 15 सेकेंड। फिर गर्ल्स का गोला फेंक कितना, गर्ल्स का गोला फेंक है 16 फीट, बॉयज से 4 फीट कम, लेकिन यहां पर जो वेट है गोला का वो है 4 किलोग्राम, बॉयज का 7.26 kg और एक्स सर्विसमैन का 15 फीट गोला लिया है। लेकिन यहां पर नीचे जब इसे स्क्रॉल करके देखोगे तो उसका वेट नहीं दिया है, वेट नहीं दिया है तो हम मानकर चलेंगे लगभग क्या होगा 7.26। आगे स्क्रॉल करोगे आप देखोगे उसमें सिर्फ ये लिखा है किलोग्राम में, तो जितना बॉयज का होगा लगभग वही गोला होगा, अलग नहीं रखा जाएगा उसको। एग्जाम पैटर्न अब देखें, ये तो हो गई इसकी कहानी। फिजिकल के 2 इवेंट्स होंगे, अब इसके मार्क्स यहां पर नहीं रखें। जैसा बोला जा रहा है कि आगे वैकेंसीज आएंगी, एसआई में 50-50% रखा जाएगा, यहां पर मार्क्स नहीं रखे, इंटरव्यू नहीं होता है। अब चले हम आगे, सबसे लास्ट में हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। यहां पर जानकारी एज वगैरह की है, एग्जाम पैटर्न सबसे नीचे। ये सेंटर्स हैं, फॉर्म वगैरह के पैसे वगैरह हैं, ज़्यादा उस पर भी नहीं जाएंगे अपन, सीधे एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रखा है, एग्जाम पैटर्न में 5 सेक्शन रखे हैं 20-20 नंबर के। 5 सेक्शंस में क्या क्या रखा है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। रीजनिंग यहां पर नहीं रखा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। तो अगर कॉमन सब्जेक्ट को आप देखोगे ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगभग हर एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आबकारी को भी शामिल करोगे तो आबकारी के साथ में आपको कॉमन सब्जेक्ट क्या मिलेंगे, मैथ्स और साइंस। पटवारी में भी, आबकारी में भी, किसी भी वैकेंसी में। हाँ, बैंक को छोड़ देंगे तो बैंक को भी शामिल करोगे तो मैथ्स आपको सबसे कॉमन मिलेगा, जो आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग तैयार करके रखना पड़ेगा। और हर एग्जाम का जो तरीका होता है पूछने का वो बहुत अलग होता है। तो इसके लिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनालिसिस इसका भी करके रखा गया है, पूरा चट्टा बना के रखा गया है आप लोगों के लिए। लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कस ना करके वो उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर, टॉपिक्स को लेकर पूरा डिटेल में आपको किस तरह से पढ़ना है वो अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहां सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये 5 सेक्शन आपको तैयार करने हैं जो बराबर बराबर वेटेज के होंगे और जो पूछे जाने का लेवल होगा, कहता तो वो हाई स्कूल है लेकिन साइंस बड़ा अच्छा चला जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं। व्यापम में सबसे अच्छा एग्जाम यही माना जाता है लेवल के हिसाब से। तो उम्मीद है इसकी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं अपना कमेंट, आपको जवाब दिया जाएगा संतुष्टिपरक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और क्षेत्र रक्षक की। थैंक यू भाई।